एवरीवन, माई सेल्फ कृतिका। वेलकम बैक टू कृतिका क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पे सीवीटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स 2025 के लिए यहाँ पे होल सिलेबस के रिगार्डिंग यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें कि हम कुछ यूनिट यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं और यहाँ पे जो भी बाकी यूनिट्स हैं वो यूनिट वाइज यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन है। जेनेटिक्स और इवोल्यूशन से रिलेटेड हम मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अपने चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए ताकि आने वाली हमारी जो भी वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द टेंडेंसी ऑफ पॉपुलेशन टू रिमेन इन द जेनेटिक्स इक्विलिब्रियम मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय। ऑप्शन यहाँ पे 4 दे रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन पे दे रहा है रैंडम मैटिंग, बी में दे रहा है कि लैक ऑफ माइग्रेशन, सी में दे रहा है लैक ऑफ म्यूटेशंस और डी में दे रहा है लैक ऑफ रैंडम मैटिंग, ठीक है। क्वेश्चंस में क्या दे रहा है कि द टेंडेंसी ऑफ पॉपुलेशंस में कौन सा जेनेटिक्स इक्विलिब्रियम होगा जो कि डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है वो लैक ऑफ रैंडम मैटिंग होता है। लैक ऑफ रैंडम मैटिंग क्यों होगा? क्योंकि इसमें जो जेनेटिक्स इक्विलिब्रियम होता है, इसमें जो जेनेटिक्स इक्विलिब्रियम होता है वो स्टेट वेयर द होता है एलिस फ्रीक्वेंसीज में। कहाँ होता है ये? एलिल फ्रीक्वेंसी में होता है, फ्रीक्वेंसीज में होता है, जो कि पॉपुलेशंस में रिमेन होता है कांस्टेंट ओवर की जनरेशंस में। और ये स्टेट आल्सो नोन एज होते हैं हार्डी वेडवर्थ इक्विलिब्रियम में। ये स्टेट होता है हार्डी वेडवर्थ इक्विलिब्रियम में। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि बार बार एंट्रेंस एग्जाम में दिए जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में दे रहा है कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंसिक्वेंसेस ऑफ द जियोग्राफिकल आइसोलेशन इज। ओके, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहे हैं। फर्स्ट में दे रहा है कि रैंडम क्रिएशन ऑफ द न्यू स्पीसीज, बी में दे रहा है कि नो चेंजेस इन द आइसोलेटेड फन्ना, डी यहाँ पे सी ऑप्शन में दे रहा है प्रिवेंटिंग स्पेसिएशन और डी में दे रहा है कि स्पेसिएशन थ्रू द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चंस में दे रहा है कि कौन सा इंपॉर्टेंट कंसिक्वेंसेस होगा जो कि जियोग्राफिकल आइसोलेशंस में वन यहाँ पे है वो, ठीक है। तो जो यहाँ पे जियोग्राफिकल आइसोलेशंस में होता है वो स्पेसिएशन थ्रू द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशंस का होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, बिकॉज इसमें ये जो पॉपुलेशन जियोग्राफिकल आइसोलेटेड में होते हैं ये इन्वॉल्व होते हैं इंडिपेंडेंटली, ये लीडिंग टू द जेनेटिक्स डिफरेंस होता है, जो कि यहाँ पे इवेंचुअली ये क्या करते हैं, रिजल्ट जो होता है वो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशंस में होता है। क्योंकि इनका जो की फैक्टर होता है वो फॉर्मेशन करते हैं न्यू स्पीसीज यानी स्पेसिएशन का। ये किसका कहते हैं? ये न्यू स्पीसीज यानी स्पेसिएशन का करते हैं, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नाउ नंबर थर्ड की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन को यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना। क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि एज ऑफ फॉल्सिस इन द past was generally determined by the radiocarbon method and other method involving radioactive element found in the rock. More precise method which were used recently and lead to the revisions of the evolutionary period of the different group of organisms includes, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। ऑप्शंस क्या क्या दे रहे हैं? ऑप्शंस में दे रहा है कि स्टडी ऑफ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट इन द फॉल्सिस दे रहा है, बी में स्टडी ऑफ कंडीशंस ऑफ द फॉल्सिस दे रहा है, सी में इलेक्ट्रॉन स्पैन रिस्पॉन्सेस दे रहा है जो कि शॉर्ट फॉर्म में ESR होता है, एंड द डीएनए ऑफ द फॉल्सिस दे रहा है, ठीक है। एंड डी ऑप्शन में क्या दे रहा है कि स्टडी ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन इन द रॉक्स दे रहा है, ठीक है। स्पेंस रिसोर्सेस का होता है ESR और डीएनए फॉल्सिस का होता है। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन स्पैन रिसोर्सेज जो ESR होता है, जिसमें क्या होता है, इस मेथड में ये मेजर करते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को। ये क्या करते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को ये क्रिस्टलाइन करते हैं, जो कि स्ट्रक्चर जो होता है इनकी प्रीवियसली एक्सपोज करते हैं नेचुरल रेडिएशंस को। ये किसको करते हैं? नेचुरल रेडिएशंस को करते हैं, ठीक है। रेडिएशंस को करते हैं जो कि ये ऑल्सो कॉल्ड एज होते हैं EPR में होते हैं, जिसे कि यहाँ पे क्या कहा जाता है,
इलेक्ट्रॉन, पैरा मैग्नेटिक, इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रिसोनेंसेस कहते हैं, ठीक है। ओके ये इसमें क्या होते हैं, ऑल्सो कॉल्ड होते हैं। ओके सो क्वेश्चन नंबर 3 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 में दे रहा है कि होमोलॉगस ऑर्गन इंडिकेटेड द, यहाँ पे होमोलॉगस ऑर्गन जो होते हैं वो किसमें इंडिकेट होते हैं। ऑप्शन दे रहा है कोवर्जेंट इवोल्यूशन, पैरेलल इवोल्यूशन, कॉमन डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन। होमोलॉगस जो ऑर्गन्स होते हैं ये कॉमन डिसेंट होते हैं। होमोलॉगस जो ऑर्गन्स होते हैं ये ऑर्गन सिमिलर स्ट्रक्चर्स में डिफरेंट फंक्शन के साथ होते हैं। इनमें क्या होता है, इसमें सिमिलर स्ट्रक्चर्स होते हैं बट ये क्या होते हैं, बट इनका जो फंक्शन होता है, इनका फंक्शन जो होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। इनका जो फंक्शन होता है वो डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल आर्म ऑफ ए ह्यूमन, ठीक है, विंग ऑफ ए बर्ड्स एंड यहाँ पे लेग ऑफ ए कैट एंड द प्रीपर ऑफ द डॉल्फिन एंड ऑल सिमिलर बोन स्ट्रक्चर जो होते हैं इसमें डिफरेंट होते हैं। ये सिमिलर होते हैं बट इनका जो फंक्शन होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कॉमन डिसेंट होगा। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। 5 में क्या दे रहा है कि केमिकल रिएक्शन कुड हैव द सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू द फॉर द ऑरिजिन ऑफ लाइफ। ओके ऑप्शंस यहाँ पे क्या क्या दे रहा है, माइक्रोमोलिक्यूल्स, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस। सी में दे रहा है सेल्स और डी में क्या दे रहा है, मैक्रोमोलिक्यूल्स। क्वेश्चंस में क्या दे रहा है कि केमिकल रिएक्शंस में कौन सा कुड हैव सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा जो कि ऑरिजिन ऑफ लाइफ में होगा, तो वो कौन सा होता है, वो मैक्रोमोलिक्यूल्स होता है। मैक्रोमोलिक्यूल्स क्यों होता है, क्योंकि मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं ये लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये क्या होते हैं, ये लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं और इसमें क्या होता है, ये मैड अप होते हैं थाउजेंड एटम्स में। ये थाउजेंड एटम्स में यहाँ पे ये मैडअप होते हैं और ये इनका ये जो कोवैलेंटी बॉन्डेड होते हैं, ये कोवैलेंटी बॉन्डेड होते हैं। ओके जिसमें कि ये इंपॉर्टेंट होता है बायोलॉजिकल प्रोसेस में सच एज द प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड में। ये किसमें होते हैं, प्रोटीन्स में एंड न्यूक्लिक एसिड में। ओके न्यूक्लिक एसिड में। ओके सो क्वेश्चन नंबर 5 का डी राइट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6 में क्या दे रहा है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल इवोल्यूशन इज द बेस्ट ऑन द, यहाँ पे दे रहा है कि कौन सा कॉन्सेप्ट जो होगा वो केमिकल इवोल्यूशंस में बेस्ट है। ऑप्शन दे रहा है पॉसिबल ऑरिजिन ऑफ द लाइफ ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ द केमिकल अंडर द सुटेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस। बी में दे रहा है क्रिस्टलाइजेशंस ऑफ द केमिकल। सी में दे रहा है इंट्रैक्शंस ऑफ द वाटर, एयर एंड द क्ले अंडर द इंटेंस हीट। और डी में दे रहा है कि इफेक्ट ऑफ द सोलर रेडिएशंस ऑन द केमिकल्स। ठीक है यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट पूछ रहा है केमिकल इवोल्यूशंस का जो कि बेस्ट कॉन्सेप्ट है इसका। तो जो इसका कॉन्सेप्ट होता है वो पॉसिबल ऑरिजिन ऑफ द लाइफ बाय द कॉम्बिनेशंस ऑफ द केमिकल्स अंडर द सुटेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस का होता है। क्यों, बिकॉज इसमें क्या होता है, ये केमिकल इवोल्यूशन जो होते हैं ये रेफर करते हैं आइडियाज को, ये आइडिया को रेफर करते हैं जो कि लाइफ अक्रॉस होता है नॉन लिविंग मैटर में। किसमें होता है, नॉन लिविंग मैटर में होता है। ठीक है नॉन लिविंग मैटर में होता है जो कि ये सीरियस केमिकल रिएक्शंस होते हैं और ये सिंपल मॉलिक्यूल्स में कंबाइंड होते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड अंडर द कंडीशन प्रेजेंट इन द अर्ली अर्थ में। ओके सो क्वेश्चन नंबर 6 का ए ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में दे रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस वाज द प्रपोज्ड बाय द डार्विन एंड वॉलेस फॉर द ऑर्गेनिक इवोल्यूशंस। ठीक है यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पे दे रहा है कि जो साइंटिस्ट डार्विन और वॉलेस साइंटिस्ट थे इन्होंने ऑर्गेनिक इवोल्यूशंस को कब प्रपोज किया था, किस सीक्वेंस को इन्होंने प्रपोज किया था। ठीक है तो प्रपोज किया था ओवर प्रोडक्शंस को किया था, कंसिस्टेंसी ऑफ द पॉपुलेशन साइज को किया था, वेरिएशंस को किया था एंड नेचुरल सिलेक्शंस को किया था। ठीक है सो क्वेश्चन नंबर 7 का सी ऑप्शन राइट है। ये काफी रिपीटेड क्वेश्चन है जो अक्सर बार बार यहाँ पे एओ एंट्रेंस एग्जाम और एलयू और सीपीटी में पूछा जाता है। ठीक है तो इस क्वेश्चन आपको इस क्वेश्चन को देख लेना।
Okay, now question number 8 है the process by which of the organisms with the different evolutionary history involve the similar phenotype adaptation in the response to a common environmental challenges is the called. Okay, option दे रहा है natural selection, convergent evolution, non-random evolution और डी में दे रहा है कि adaptive radiation. ठीक है, क्वेश्चंस में क्या दे रहा है कि कौन सा प्रोसेस होगा जो कि ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में इन्वॉल्व होगा, जो कि सिमिलर फिनोटाइप्स होंगे इस एडेप्टेशंस में और वो रिस्पॉन्स करता है कॉमन एनवायरमेंटल चैलेंज को, तो वो कौन सा कॉल्ड होगा। ठीक है, तो वो कोवर्जेंट इवोल्यूशंस होता है। कोवर्जेंट इवोल्यूशन क्यों होगा, क्योंकि कोवर्जेंट इवोल्यूशंस होते हैं ये डिस्क्राइब करते हैं अनरिलेटेड स्पीसीज को जो कि इंडिपेंडेंटली ये इन्वॉल्व करते हैं सिमिलर ट्रेट के ड्यू सिमिलर एनवायरमेंटल प्रेशर्स को, लाइक यहाँ पर ऑफ इंसेक्ट्स में, ठीक है, ओके, बर्ड्स में एंड यहाँ पे बैट्स में। ठीक है, ओके। सो नाउ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 का बी ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। 9 में क्या दे रहा है कि वेरिएशन इन ए जीन फ्रीक्वेंसीज विद इन द पॉपुलेशन कैन अगर बाय द चांस rather than by the natural selection, this is the referred to as ऑप्शन दे रहा है जेनेटिक्स फ्लो, जेनेटिक्स ड्रिफ्ट, रैंडम मैटिंग, जेनेटिक्स लोड। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चंस में दे रहा है कि कौन सा वेरिएशन है जो कि जीन फ्रीक्वेंसीज में विद इन पॉपुलेशंस में अकर होता है बट ये चांस करते हैं रेदर देन नेचुरल सिलेक्शन से, तो वो कौन सा रेफर्ड करता है, तो वो जेनेटिक्स ड्रिफ्ट करता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जेनेटिक्स ड्रिफ्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 10 में दे रहा है कि evolutions of the different species in the given area starting from a point and the spreading to the other geographical area is known as, okay, option दे रहा है migration, divergent evolution, adaptive radiations and natural selections। क्वेश्चंस में दे रहा है कि कौन सा evolutions होगा जो कि डिफरेंट स्पीसीज में गिवन एरिया में स्टार्टिंग फॉर्म होगा और पॉइंट टू द स्प्रेड होगा जियोग्राफिकल एरिया में, जो कि नोन एज होगा। तो जो नोन एज होता है वो एडेप्टिव रेडिएशंस होता है। एडेप्टिव रेडिएशंस क्यों होगा, क्योंकि एडेप्टिव रेडिएशंस जो होता है वो रिफर करते हैं रैपिड, वो किसको यहाँ पे ये किसको रेफर करते हैं, ये रैपिड डाइवर्सिफिकेशंस ऑफ द सिंगल एंसेस्टर को करते हैं, सिंगल एंसेस्ट्रल स्पीसीज को करते हैं। ठीक है, ओके, जो कि ये मल्टीपल न्यू स्पीसीज होते हैं और ये अडेप्टेड होते हैं डिफरेंट इकोलॉजिकल नीड्स विद द गिवन एरिया में। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 का सी ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। 11 में दे रहा है कि द आइडिया ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एज अ फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ द इवोल्यूशनरी चेंजेस वाज द रीच्ड, ऑप्शन दे रहा है इंडिपेंडेंटली बाय द चार्ल्स डार्विन, बाय द अल्फ्रेड रसल वालेस इन द 1900, बी में दे रहा है कि बाय चार्ल्स डार्विन इन द 1866, सी में दे इंडिपेंडेंटली बाय द चार्ल्स डार्विन एंड द अल्फ्रेड रसल वालेस इन द 1859 एंड डी में दे रहा है कि अल्फ्रेड रसल वालेस इन द 1901। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है कि किस साइंटिस्ट ने नेचुरल सिलेक्शन की आइडिया दी फंडामेंटल प्रोसेस में इवोल्यूशनरी चेंज करने के लिए, किसने आइडिया किस साइंटिस्ट ने इस आइडिया को दिया था, तो वो चार्ल्स डार्विन थे और यहाँ पे वॉलेस जो थे इन्होंने ही साइंटिस्ट ने किया था, जो कि 1859 में किया था, क्योंकि जो डार्विन एंड वॉलेस जो थे इन्होंने को पब्लिश किया था देयर स्टोरी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशंस को और नेचुरल सिलेक्शंस को 1858 में किया था। इन्होंने क्या किया था, 1858 में इन्होंने नेचुरल सिलेक्शंस को एंड यहाँ पे थ्योरी ऑफ इवोल्यूशंस को नेचुरल सिलेक्शन को और थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को इन्होंने 1850 में किया था, और जो नेचुरल सिलेक्शन की फंडामेंटल प्रोसेस था इवोल्यूशनरी चेंजेस में वो 1858 में इन्होंने किया था। जो डार्विन ने पब्लिश किया था थ्योरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज को 1859 में किया था। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 11 का सी ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 12 में दे रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट, यहाँ पे दे रहा है कि ये जो 4 स्टेटमेंट दे रहे हैं इन 4 स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। फर्स्ट में क्या है, देयर इज द नो एविडेंस फॉर द एक्सटेंस ऑफ द गिल्स ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिजेनेसिस ऑफ द मैमल्स। बी में दे रहा है कि स्टेम सेल और द स्पेशलाइज्ड सेल। सी में यहाँ पे दे रहा है कि ऑटोजेनी रिपीट्स फॉर फाइलोजेनी, और डी में दे रहा है कि ऑल प्लांट एंड एनिमल सेल और द टोटीपोटेंट। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है करेक्ट पूछ रहा है, जो करेक्ट यहाँ पे स्टेटमेंट है वो ऑटोजेनी एंड यहाँ पे रिपीट टू द फाइलोजेनी होगा। ठीक है, फाइलोजेनी क्यों होगा, क्योंकि जो आइटोजेनी होता है वो यहाँ पे फाइलोजेनी को हमेशा दोहराती है। ठीक है,
ओके। इसका अर्थ ये होता है कि जो जो जीव का विकास होता है ऑटोजेनिस में, इसी को ऑटोजेनिक कहा जाता है। तो उनकी जो चरणें होती है उससे गुजरती है, जिसकी प्रजाति जो स्पीसीज होती हैं वो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को यहाँ पे फाइलोजेनी से मिलते जुलते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। 30 में दे रहा है कि when two species to the different genealogy or come to the resemble each other as a result of the adaptation, the phenomena is the term. Okay, ऑप्शन दे रहा है माइक्रो इवोल्यूशन, कोवर्जेंट इवोल्यूशन, डिवर्जेंट इवोल्यूशन एंड को इवोल्यूशन। यहाँ पे क्वेश्चंस में दे रहा है कि वो टू स्पीसीज के बारे में आप बताइए जो डिफरेंट जियोलॉजी कम टू रिसेंबल होता है इच अदर में, जो कि रिजल्ट ऑफ एडेप्टेशन होगा और वो फिनोमेना यहाँ पर टर्म होता है। जो यहाँ पे फिनोमेना टर्म होता है इवोल्यूशन होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 30 का बी ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। 40 में दे रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड फर्स्ट इन्वॉल्व इन द अर्थ रिक्वायर्ड फॉर द ऑरिजिन ऑफ लाइफ वेयर। ओके, यहाँ पे दे रहा प्रोटीन एंड एमिनो एसिड, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, यूरिया एमिनो एसिड और डी में दे रहा है यूरिया न्यूक्लिक एसिड। दे रहा है क्वेश्चंस में कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा फर्स्ट इन्वॉल्व होगा जो कि अर्थ में रिक्वायर्ड करता है ऑरिजिन ऑफ लाइफ ऑफ वेयर में। ठीक है, तो वो प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड करता है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 40 का बी राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। 50 में दिया गया एवरेज गैप द म्यूटेशन थ्योरी वाज द थ्योरी ऑन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन विल वर्किंग ऑन। ओके, यहाँ पे ये चार ऑप्शन दिए हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या होगा मैं आपको नहीं देने वाली हूँ। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर आप सभी स्टूडेंट इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देंगे इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। ओके, नहीं तो मैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ओके, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स में शेयर करिएगा, ग्रुप्स में शेयर करिएगा, ताकि जो भी स्टूडेंट सीबीटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम 2025 में देना चाहते हैं उनकी हेल्प हो सके, क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि बार बार एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।